मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का महता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल है। आज हम हमारे निशान में शामिल बीए पार्ट थर्ड ईयर में एक और मौजू पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये मौजू है उर्दू शायरी का अहदे ज़री यानी सुनहरी दौर। बच्चों, हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, हमारा जो दहली दबिस्तान था, जो उर्दू शायरी का सबसे बेहतर दबिस्तान है और जिसकी धूम पूरे जो दुनिया है उसमें मची हुई थी। जानते हैं कि दहली ऐसा शहर है जिस पर बार बार हमले हुए, कभी नादिर शाह का हमला, कभी बाहरी ताकतों में ईरानियों का हमला, कभी फारसियों का हमला, यानी बाहरी ताकतों ने बहुत बार दिल्ली को लूटा, दिल्ली उजड़ा। और जब भी ये उजड़ता था उसके बाद जब दोबारा बसता था तो पहले से पुररौनक नजर आता था और ज्यादा इसमें रौनकें नजर आती थी। इस दहली में बार बार उजड़ने, बार बार हमलों से जो अहले दहली थे, जो यहाँ के फनकार थे, यहाँ के अहले कमाल थे, जो शायर थे, वो सभी इसको खैराबाद कहकर लखनऊ की तरफ मुतवज्जो हुए, लखनऊ की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे वो लोग लखनऊ जाने लगे और दिल्ली क्या हो गया, उजड़ सा गया, दिल्ली की रौनकें खत्म हो गई। और फिर से जब यहां पर मुगल शाही दौरा हुआ, जब मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह गद्दी नशीन हुए, बहादुर शाह जिनका नाम था, वो खुद शायर थे और शायरों के बड़े ही कदरदान थे। उनकी आने से लाल किले की जो महफिलें थी फिर से पुररौनक हो गई, फिर से सजने लगी। उन्होंने खुद शायरी लिखी, खुद शायरी कही और जो अहले फन थे, जो शायर थे, उनकी खूब कदर की, उनको खूब दर्जा दिया। ये जो दौर था जब लाल किले में फिर से महफिलें सजी, इसी दौर को उर्दू शायरी का अहदे ज़री कहा जाता है, सुनहरी दौर कहा जाता है। यानी जब पूछा जाए तो कौन सा दौर था जो उर्दू शायरी का सुनहरी दौर था, जो उर्दू शायरी का अहदे ज़री था, तो वो दौर था बहादुर शाह जफर का दौर। यानी बहादुर शाह जफर के दौर को उर्दू अदब का सुनहरा दौर कहा जाता है। अब देखिए, इस दौर में जो जो मशहूर शायर गुजरे, जिन्होंने उर्दू शायरी को चार चांद लगा दिए। जब मीर शोदा के बाद में ये सरजमीने दहली उजड़ चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, यहाँ के जब अहले हुर्फा, यहाँ के जो शौरा इकराम थे, इसको छोड़कर चले गए थे, तब फिर से जब यहाँ पर रौनकें हुई तो उनमें सबसे पहला नाम शाह नसीरुद्दीन का लिया जाता है, शाह नसीर का लिया जाता है। देखिए, उन शायरों का हम जो अहदे ज़री के अहम शायर हैं, उर्दू शायरी के सुनहरी दौर के अहम शायर गुजरे हैं, उनका जायजा लाइन टू लाइन लेने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले जो शायर हैं उन पर चर्चा करते हैं। इस दौर के पहले शायर हैं शाह नसीर। नसीर इनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश और इनकी वफात पर चर्चा करते हैं। जब से इन्होंने कलाम कहना शुरू किया तब से चलिए इनके कलाम पर चर्चा करते हैं। पहले इनकी थोड़ा सा बता देता हूं। जो विलादत व वफात है वो है 1760 ईस्वी इनकी पैदाइश है और वफात है इनकी 1833 ईस्वी। ये इस दौर के शायर 1760 से 1833। चलिए चर्चा करते हैं शाह नसीर पर। इनके बारे में जानते हैं ये कौन। बच्चों, शाह नसीर का असल नाम नसीरुद्दीन था। नसीर इनका तखल्लुस था। गहरा काला रंग था, इसलिए मियां कल्लू के नाम से पुकारे जाते थे। यानी किस नाम से पुकारा जाता था? काला रंग होने की वजह से मियां कल्लू इस नाम से मशहूर थे। मियां कल्लू के नाम से मशहूर थे। शाह गरीब के बेटे थे। दिल्ली वतन था। खानदान में पीरी मुरीदी का सिलसिला एक मुद्दत से चला आता था। शाह गरीब की दिली आरज़ू थी कि उनका बेटा आला दर्जे की तालीम हासिल करे, लेकिन सारी कोशिशें रायगा गई और ये तालीम मुकम्मल ना कर सके। शेर कहने का शौक पैदा हुआ तो शाह मोहम्मदी माइल के शागिर्द हुए। आखिर इस फन में ऐसा नाम पैदा किया कि ज़ौक़, मोमिन, जफर और आरजू जैसे शायर नसीब हुए। आरजू जैसे शागिर्द नसीब हुए। बादशाह दिल्ली शाह आलम ने कदरदानी का सबूत दिया और इनाम व इकराम से नवाजा। शाह नसीर कई बार लखनऊ गए। शौराए लखनऊ को उनका आना नागवार गुजरा, इसलिए वहां कई बार मार्का आराई की नौबत आई। मकामी शायरों की रकाबत ने उनको यहाँ जमने ना दिया। बार बार लखनऊ जाने का नतीजा ये हुआ कि वो नासिक व आतिश के रंग से मुतासिर हो गए। उनके कलाम में भी खारजियत, तिश्ना और रियायत लफ्जी जैसी खुसूसियात राह पा गई। ये खुसूसियात उनके साथ दिल्ली पहुंची और शौराए दिल्ली ने भी उन्हें अपनाने की कोशिश की। हद ये है कि गालिब जैसे अजीम शायर का दिल भी लखनऊ के इस रंग पर एक बार ललचा गया, मगर ये उनके मिजाज से मेल ना खाता था, लिहाजा उस रंग को निभा ना पाए। शाह नसीर 4 बार हैदराबाद गए। उनके आने से हैदराबाद की महफिलों में रौनक आ गई और शायरी का जो मध्यम पड़ चुका था फिर से चमक उठा। उनके सफर हैदराबाद का वही नतीजा निकला जो वली के सफरे दिल्ली से का निकला था, यानी उससे दक्कन में उर्दू शायरी को फरूग हुआ। शाह नसीर ने इस्लाह ज़बान की तरफ भी तवज्जो की। उन्हें मुश्किल ज़मीनों में शेर कहने और बेढब रदीफ व काफिया इस्तेमाल करने का बहुत शौक था। अनोखी तस्बीहें और नादिर इस्तियारे भी उन्हें मरगूब थे।
कलाम में जगह जगह ज़राफ़त की चाशनी भी नजर आती है। बाज शेर तो बिल्कुल बोलचाल की जबान में कह गए हैं, कुछ शेर मुलाहिजा हो। चलिए लिखते हैं, वजह मालूम तो हो ची बा जबी होने की, सच कहो जी मैं है क्या, किससे लड़ा चाहते हैं। अगला, वक्त नमाज है उनका कामत, वक्त नमाज है उनका कामत, गाह खुदंग व गाह कमा, बन जाते हैं अहले इबादत गाह खदम व गाह कमा। ये कुछ फारसी अल्फाज का भी इस्तेमाल यहाँ इन्होंने किया है। एक और शेर लिखा गया है, शब को तुझ पर क्यों कर ठगता सर पर तर्राह हार गले में, जो परवीन व हालया में था सर पर तुर्राए हार गले में। इसके बाद जो बहादुर शाह जफर के दौर के, उनके दरबार के जो सबसे मशहूर शायर गुजरे, जो कसीदा गोई के सिलसिले में आला दर्जे का आला मकाम रखते हैं, उनका नाम लिया जाता है। इनका नाम है शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो चलिए अगले जो शायर हैं उन पर चर्चा करते हैं, वो है ज़ौक़। इब्राहिम ज़ौक़ इनका तखल्लुस था। चलिए इनके बारे में जानते हैं, इनके नाम, इनकी विलादत देखिए। इनकी विलादत हुई 1779 ईस्वी 89 ईस्वी दिल्ली में ही पैदा हुए थे और 1854 ईस्वी में वफात पाते हैं। 1854 ईस्वी में इनकी वफात हुई। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। देखिए इनकी वफात, पैदाइश 1789 ईस्वी और वफात 1854 ईस्वी में हुई। चलिए इनके बारे में जानते हैं। वैसे आप लोग इनके बारे में पहले से वाकिफ होंगे, फिर भी हम ज़ौक़ के बारे में चलते हैं। ये अहद ज़री के दूसरे मशहूर शायर हैं। देखिए शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम था और ज़ौक़ इनका तखल्लुस था। एक गरीब सिपाही शेख मोहम्मद रमज़ान के बेटे थे। 1779 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के लिए वालिद ने हाफिज़ गुलाम रसूल के हाथ में हाथ दे दिया। हाफिज़ साहब शायर भी थे और उनके यहाँ हर वक्त शेर व शुखन की महफिल गरम रहती थी। इस माहौल ने तबीयत पर असर किया और कम उम्री ही से शेर कहने लगे। पहले अपना कलाम हाफिज साहब को दिखाते थे, फिर शाह नसीर से इस्लाह लेने लगे और उन्हीं का रंग शुखन इख्तियार किया। शाह नसीर को ये अंदेशा हुआ कि शागिर्द कहीं उस्ताद से बढ़ न जाए, इसलिए हौसला सकनी करने लगे, यानी हौसला अफजाई करने के बजाय कम करने लगे। आखिरकार ज़ौक़ ने उनसे अलाहिदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने, अब देखिए, ज़ौक़ ने शेर गोई में ऐसी मुस्क बहम पहुंचाई कि जल्द ही उस्ताद फ़न का रुतबा हासिल कर लिया। ज़फ़र ने उनकी शागिर्दी इख्तियार की और 4 रुपये महीना, यानी बहादुर शाह जफर की चर्चा चल रही है, तनख्वाह मुकर्रर कर दी। उस वक्त तक
जफर तख्त शाही पर ना बैठे थे, वली अहद थे। ज़ौक़ की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल थी। नौजवानी ही में एक कसीदा लिखकर बादशाह की खिदमत में पेश किया था। खाकानी हिंद का खिताब अता हुआ। जफ़र जब बहादुर शाह के लक़ब से तख्त नशीन हो गए तो उस्तादी की भी इज्जत अफजाई की। ये सल्तनत के मुल्क शोरा मुकर्रर हुए और तनख्वाह 4 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गई। ज़ौक़ ने 1854 ईस्वी में वफ़ात पाई। ज़ौक़ निहायत खलीक और मुनकशर मिजाज इंसान थे। तबीयत में बड़ी कनाअत थी। हैदराबाद के दीवान महाराजा चंदूलाल शादा ने शोहरत सुन के हैदराबाद बुलाना चाहा, मगर उनका जवाब ये था। लिखते हैं, घर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। अगला, ज़ौक़ के दीवान में गज़लों के अलावा ज़्यादातर कसीदे मिलते हैं जो बादशाहों की मद में कहे गए हैं। उर्दू कसीदा निगारी में शोदा के बाद उन्हीं का दर्जा है। ज़ौक़ के इल्म व फजल ने उनकी कसीदा निगारी को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। पुरशिकवा और भारी भरकम अल्फाज कसीदे को पुरशिकवा बनाते हैं। ज़ौक़ को अरबी फ़ारसी पर अबूर हासिल है और अलूम मरूजा पर भी नज़र है, इसलिए वो बाआसानी गैर मामूली और बुलंद आहिंग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इल्मी इस्तिलाहात से भी वो खूब काम लेते हैं, लेकिन शोदा की सी खलाकाना सलाहियत, जोरे बयान और बुलंदी तख़ील उनके यहाँ मौजूद नहीं। इसलिए वो कसीदा निगारी के फ़न में शोदा का मुकाबला नहीं कर सकते। ज़ौक़ को ज़बान पर बेपनाह कुदरत हासिल है। सिंगलाख ज़मीनों और मुश्किल काफ़ियों में शेर निकालने का बहुत शौक़ है। उसमें कामयाब भी होते हैं और उसका सबब है तवील मुश्के सुखन। शेरों में मुहावरे और कहावतें नज़्म करने का रुझान भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसमें भी महारत का ये हाल है कि मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल बरमहल मालूम होता है, लेकिन उनकी कसरत ने अक्सर जगह कलाम को बेनमक कर दिया है। पंद व नसीहत की बातें भी उनके कलाम में बहुत मिलती हैं। ज़ौक़ की गज़लों में इख्तिसार और बरजस्तगी पाई जाती है। शिद्दत जज्बात और तहदारी से उनका कलाम खाली है। आम तौर पर बोलचाल की सहल ज़बान इस्तेमाल करते हैं और इस ज़बान पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। नमूना कलाम पेश। मुश्किल है मेरे अहदे मोहब्बत का टूटना, ए बेवफा ये तेरी खुदा की कसम नहीं। एक या लब पे लाख लाख सुखन इज़्तराब में, वहाँ एक खामसी तेरी सबके जवाब में। एक और, ए समा तेरी उम्र तबी है एक रात, हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे। ये इनके देखिए नमूना कलाम है। बिल्कुल सादा सलीस ज़बान में इन्होंने अपने कलाम को पेश किया है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ज़ौक़ का जो कलाम है वो बिल्कुल सहल और सादा कलाम है।
देखिए सहल और सादा कलाम, इनका कलाम जो है वो सहल और सादा है। दूसरी अगर हम चर्चा करें, हमने जाना कि इन्हें जफर के जो बहादुर शाह जफर में गद्दी नशीन होने से पहले ही इन्हें कौन सा खिताब मिल गया था अंग्रेजों की तरफ से? खाकानी हिंद। ये खिताब इन्हें पहले ही मिल चुका था। जब ये जब बहादुर शाह जफर गद्दी नशीन होते हैं तो उस दौरान ये मुल्क शोरा का दर्जा पा लेते हैं। और इसके साथ में हम यूं भी कह सकते हैं कि इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह जफर के क्या थे? उस्ताद भी थे। तो इस वजह से भी इनकी तरफ खासा तवज्जो मरकूज की गई। चलिए अगले शायर पर चर्चा करते हैं। इस सिलसिले के जो अगले शायर हैं वो है मिर्जा गालिब। और मिर्जा गालिब से शायद ही कोई शख्स होगा जो वाकिफ ना हो, जो उनको ना जानता हो। तो चलिए अगले शायर पर चर्चा करते हैं। अगले शायर हैं गालिब, तीसरे अहम शायर इस दौर के कौन है? गालिब। सही नाम भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। विलादत इनकी सन 1796 ईस्वी और वफात इनकी 1869 ईस्वी दिल्ली में। पूरे नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। पहले असद तखल्लुस था, बाद में तखल्लुस बदल कर गालिब रख लिया। इनके तखल्लुस पर अगर चर्चा करें तो एक तखल्लुस था असद और दूसरा बाद में जो तखल्लुस रखा वो था गालिब। पूरा नाम था मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। चलिए इनकी नसर, इनकी शायरी दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी मशहूर है। नसर में इन्होंने सिर्फ अपने खतूत ही छोड़े हैं जो एक उर्दू नसर की एक खास सरमाया है, उर्दू नसर के एक अहम सरमाया है जो बिल्कुल अपना अलग मुकाम रखते हैं। तो चलिए नसर के अलावा इनकी शायरी पर चर्चा करते हैं कि ये कैसी शायरी लिखते हैं। देखिए अगर गालिब की शायरी की चर्चा की जाए तो हमको बहुत ज़्यादा गहराई में इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गालिब वो शायर हैं जिन्होंने दिल्ली की शायरी को चार चांद लगाने में सबसे अहम रोल अदा किया। यानी जो अहदे ज़री के सबसे बड़े हीरो हैं वो गालिब और ज़ौक़ हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ज़ौक़ इनमें नुमाया नहीं है, लेकिन सबसे जो नुमाया तौर पर जिसको हम याद करेंगे वो है गालिब। गालिब ने दिल्ली की उजड़े हुए हालात ही नहीं बयान किए, बल्कि दिल्ली की आबादी, उसकी खुशहाली सब अपने कलाम में मौजूद कर रखी है। बल्कि गालिब के पास ऐसा कलाम है जो दिल्ली को एक अलग पहचान दिलाता है। देखिए जिस ज़माने में मुगलिया सल्तनत का चिराग टिमटिमा रहा था और मशरकी तहजीब का आफताब गरूब होने को था, उस वक्त शेर व अदब की दुनिया में चंद ऐसी समाएं रोशन हुई जिन्होंने आंखों को खीरा कर दिया। मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब उस अहद के सबसे नामवर शायर हैं। उनके दम से उर्दू शायरी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया। प्रोफेसर आल अहमद सरूर के कौल के मुताबिक गालिब से पहले उर्दू शायरी दिलवालों की दुनिया थी। गालिब ने उसे जहन दिया। उन्होंने गज़ल में नए मौज़ूआत और नए मज़ामीन दाखिल करके उसका दामन वसी कर दिया। उर्दू अदब में
गालिब को बहुत बुलंद रुतबा हासिल है। वो हमारी ज़बान के बहुत बड़े नस्र निगार भी हैं और बहुत बड़े शायर भी। यहाँ हमें उनका मुताला एक शायर की हैसियत से करना है। ये बात भी जहन में रखने की है कि पहले वो असद तखल्लुस करते थे, लेकिन जब एक और शायर असद का ये शेर सुना, यानी शेर था, असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। तो असद तखल्लुस तर्क करके गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। गालिब का नाम असदुल्ला खां और उर्फियत मिर्जा नौशा थी, यानी मिर्जा नौशा के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। मुगल बादशाह की तरफ से नज़्मुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निजाम जंद के खिताबात अता हुए थे। 1796 ईस्वी में आगरे में मिर्जा की विलादत हुई। उनका सिलसिलाए नस्ब अफरासियाब बादशाह तुर्रान तक पहुंचता है। उनके दादा शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजा गया और पहासो का इलाका बतौर जागीर अता हुआ, जो आगे चलकर हाथ से निकल गया। उनके वालिद अब्दुल्ला बेग मुलाजिमत के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर रहे। आखिरकार राजा बख्तावर सिंह के मुलाजिम हुए। 1801 ईस्वी में किसी लड़ाई में मारे गए और चचा ने परवरिश की जिम्मेदारी कबूल की। ये अकबराबाद की सूबेदार थे। मिर्जा सिर्फ 9 बरस के थे कि चचा का इंतकाल हो गया। सरकार अंग्रेजी की तरफ से मरहूम की वारिसों की पेंशन मुकर्रर हो गई, जिसमें से 700 रुपये सालाना मिर्जा को भी मिलता था। कुछ दिनों बहादुर शाह के कलाम पर भी इस्लाह दी। 50 रुपये माहाना यहाँ से भी मुकर्रर था। 1857 ईस्वी का हंगामा हुआ तो अंग्रेजी सल्तनत ने मिर्जा को बागियों में शुमार करके पेंशन बंद कर दी। मुगल सल्तनत का तो खात्मा हो ही चुका था। मिर्जा की गुजर मुश्किल हो गई। 100 रुपये महीना नवाब रामपुर की सरकार से मिलता था। बड़ी दौड़ धूप के बाद गालिब अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हुए और अंग्रेजी सरकार से पेंशन बहाल हो गई। गालिब को अपने हस्बे नस्ब और अपने शायराना रुतबे दोनों पर नाज था। वो शाहाना जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद थे, मगर ये आरज़ू पूरी ना हुई। 1869 ईस्वी में वफात पाई। उस वक्त 73 बरस के थे। गालिब ने शेर कहना तो उसी वक्त शुरू कर दिया था जब वो आगरे में थे, लेकिन उस वक्त तक उनकी शायरी में फारसियत का गलबा था। दिल्ली आने पर भी यही अंदाज रहा। लोगों को गालिब की इस रविश पर बहुत शिकायत थी। आखिरकार खुद गालिब को इसका एहसास हुआ और उन्होंने अपना रंग सुखन बदलने की कोशिश की। चुनांचे ये मुश्किल गोई रफ्ता रफ्ता उनके कलाम से दूर हो गई, यहाँ तक कि वो शादा व शहल जबान में शेर कहने लगे। गालिब के शेर सिर्फ इसीलिए मुश्किल नहीं होते कि उनमें फारसी अल्फाज की कसरत है, बल्कि उसका एक सबब और भी है। उनका तख़ील बहुत बुलंद है। ख्याल की परवाज कभी इतनी ऊंची हो जाती है कि शेर पहेली बन जाता है। इसलिए बाज शेर तो लोगों की समझ में उस वक्त आए जब शायर ने
खुद उनका मतलब बयान किया। तहदारी भी गालिब के कलाम की एक अहम सिफ्त है, यानी पहली नज़र में शेर का एक मफहूम समझ में आता है, गौर कीजिए तो उसकी तह से दूसरे मानी निकलते हैं। इस तहदारी ने भी उनके कलाम को मुश्किल बनाया। गोया तीन चीजें ही जिन के सबब गालिब का कलाम कभी कभी हमारी समझ से बलातर हो जाता है। जैसा कि आपने देखा, ये है फारसियत का गुलबा, यानी मुश्किल फारसी अल्फाज का इस्तेमाल। देखिए, जो तीन चीजें हैं जिनकी वजह से गालिब का कलाम मुश्किल हो जाता है। तीसरा है तखील की बुलंद परवाज, यानी तखील की परवाज, और तीसरा है तहदारी। ये तीन चीजों की वजह से गालिब का कलाम समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहाल हो जाता है। गालिब की इस मुश्किल गोई की लोगों को शिकायत हुई और कहा गया कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। गालिब इन एतराजात पर झुंझलाते थे। एक बार गुस्से में यहां तक कह दिया, मुश्किल है ज़ब्ज़ के कलाम मेरा ए दिल, सुन सुन के जिसे सुखनराने कामिल, आसान कहने की करते हैं फरमाइश, गो यम मुश्किल वगर ना गो यम मुश्किल। जब गालिब के शेरों को महल कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशआर में मानी ना सही। लेकिन ये रद्द अमल वक्ती था, वो आहिस्ता आहिस्ता सहल गोई की तरफ आए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कलाम का एक इंतखाब तैयार किया और बाकी को मनसूख कर दिया। लेकिन ये मनसूख कलाम ज़ाये होने से बच गया और आज भी मौजूद है। गालिब किसी के नक्शे कदम पर चलना गवारा नहीं करते। उन्होंने अपना रास्ता आप निकाला और सबसे अलग निकाला। एक फारसी शेर में उन्होंने कहा है कि दूसरों के पीछे चलने से आदमी अपनी मंजिल खो देता है, इसलिए जिस रास्ते से कारवां गुजर रहा है मैं उस रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। अपना रास्ता अलग निकालने की ख्वाहिश ने भी गालिब के कलाम को पेचीदा बनाया। शोखी व ज़राफ़त भी गालिब के कलाम की एक अहम खसूसियत है। वो एक हंसमुख इंसान थे और अपनी दिलचस्प बातों से दूसरों को भी खुश रखना चाहते थे। इनकी जिंदगी के वाक़यात का मुताला कीजिए, उनकी खतूत पढ़िए या उनके दीवान की वर्क गर्दानी कीजिए। उनकी पुरलुत्फ बातें, उनके दिलचस्प लतीफ़े, चुटकुले कदम कदम पर आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। वो हर एक से छेड़छाड़ करते नजर आते हैं, ना जाहिद को बख्शते हैं, ना जन्नत दोज़ख और फरिश्तों को छोड़ते हैं, ना महबूब को मुआफ करते हैं। हद ये है कि खुद अपना मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। देखिए, जाहिद ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराब तहूर की। एक जगह आगे देखिए, जिसमें लाखों बरस की हूरे हो, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। एक और वो लहद पे बुए में थी के ना आ सके फरिश्ते, मैं अजाब में फंसा था जो ना बादह खवार होता। आईना देख अपना शामुह लेकर रह गए, साहब को दिल ना देने पे कितना गुरूर था। चाहते हैं खूब
रोवे चाहते हैं खूब रदियों को असद, आपकी सूरत तो देखा चाहिए। फिर देखिए गालिब के कलाम की एक खुसूसियत ये है कि उसमें गौर व फिक्र का अंदाज पाया जाता है, जगह जगह एहसास होता है कि वो कुछ सोच रहे हैं। यही वजह है कि उनके कलाम में जा बजा सवाल मिलते हैं। वो फलसफी नहीं मगर उनका अंदाज फलसफियाना है, मुफक्किर नहीं मगर नजर हकीमाना है। इसीलिए प्रोफेसर आल अहमद सरूर ने फरमाया है कि गालिब ने उर्दू शायरी को जहन दिया। जरा ये अंदाज देखिए, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजा व गुमसा व वाद उतिया है। मतलब इस शेर में इन्होंने गुमजाए गुमाद मतलब बताया है कि जब के तुझ बिन मतलब इस दुनिया में कोई मौजूद ही नहीं है, सब मिटना है, फना है, तो ये हंगामा ए खुदा क्या है। यानी खुद सवाल भी कर रहे हैं और गालिब का जो कलाम है उसमें फिक्र गहराई तक मौजूद है। गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं और बुला सुबह वो अपने अहद की आवाज़ है। उनके कलाम की मकबूलियत किसी दौर में कम नहीं हुई और यकीन है कि उनके परिस्तारों का दायरा आइंदा और बढ़ेगा। और अब मुलाहिजा फरमाए उनके चंद अशार। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के शर होने तक। अगला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। एक और, गमे हस्ती का असद किससे हो जजमुर्ग इलाज, समा हर रंग में जलती है शहर होने तक। तो ये इनकी एक गजल का शेर था। गालिब के बाद हम अगले शायर कल पढ़ेंगे जो सुनहरी दौर के शायर हैं। देखिए गालिब के बारे में हमने जाना कि जैसे कि फिर हमारे दहर दौर के जैसे आल अहमद सरूर है, इन्होंने बयान किया कि गालिब की जो शायरी है, यानी इनसे पहले क्या थी, दिल्ली की जो शायर, वहाँ की जो शायर उर्दू शायरी थी वो दिलवालों की दुनिया थी। इन्होंने एक जहन अता किया, नए जो शायरी की इस्लाह की और नए नए मौजूआत उर्दू शायरी को बख्शे। इसके अलावा हाली भी इनको हैवान ज़रीफ के का लक़ब देते हैं। तो एक चीज और याद रखना, इनकी जो ज़राफ़त आमेज़ जो इनकी तस्बीहात होती है, इनकी जो शौखी व ज़राफ़त है, उसके लिए मौलाना हाली ने इनको क्या कहा है, हैवाने ज़रीफ, हैवाने ज़रीफ का लक़ब दिया है किन्होंने, हाली ने। हाली इनको इनकी शौखी व ज़राफ़त के सबब से हैवाने ज़रीफ कहते हैं। तो ये इनका एक और लक़ब था। तो चलिए, ये हुआ हमारा आज गालिब तक उर्दू शायरी का अहद ज़रीफ सुनहरी दौर। इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। शुक्रिया।